Hello, people, welcome back to my channel in the series of the Hindu quiz. So, today we'll discuss about the current affairs related questions of 5th and 6th April. ठीक है. सो आज इन दोनों दिनों के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. आई एम पोस्टिंग लिटिल लेट क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं. सो आई हैव टू डू द प्रिपरेशन ऑल्सो. सो इसलिए टाइम थोड़ा कम मिलता है, बट आई विल कंटिन्यू डूइंग दिस सीरीज़ क्योंकि इसके क्वेश्चंस कहीं ना कहीं मे भी आपको भी बेनिफिट करें और मुझे भी. सो दैट्स वाई. ओके, फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन सैटेलाइट नेटवर्क हैज़ बीन क्रिएटेड बाय अमेजॉन. अमेजॉन जो है कौन सी कम्युनिकेशन सैटेलाइट नेटवर्क है उसको क्रिएट किया है अमेजॉन. सो द करेक्ट आंसर इज़ व्हाट? प्रोजेक्ट क्विपर. सारे अभी बहुत सारे जो भी MNCs हैं, कंपनीज़ हैं, वो अपनी अपनी सैटेलाइट नेटवर्किंग क्रिएट कर रही है सो दैट जो भी उनको डेटा कलेक्शन से रिलेटेड हो या कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी हो लोकेशन वाइज या फिर कम्युनिकेशन सर्विस, नेटवर्किंग सर्विस, तो उसके लिए वो अपनी सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं या एक नेटवर्क बना रहे हैं ताकि जो भी सर्विसेज हो वो और ईज़िली हमें अवेलेबल की जाए कंज्यूमर बेस को अपनी, और अपनी फंक्शनिंग जो है उसका उस चीज़ का वो बहुत ही स्मूथ हो जाए. सो दैट्स वाई. सो अमेज़ॉन भी इसमें एक अपना नया नेटवर्क बनाया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट क्विपर. ठीक है. सो अमेज़ॉन प्रोजेक्ट क्विपर इज़ द कॉन्स्टलेशन ऑफ इंटरनेट सैटेलाइट्स. ये इंटरनेट सैटेलाइट्स का कॉन्स्टलेशन है इंटेंडेड टू प्रोवाइड हाई स्पीड डेटा कनेक्शन. सो क्यों बनाया गया ये? फिर हाई स्पीड डेटा कनेक्शन टू ऑलमोस्ट एवरी पॉइंट ऑन द अर्थ. अब क्योंकि इसमें क्या होगा कि आप किसी भी जगह पे भी रहोगे, चाहे आप कितने भी रिमोट लोकेशंस पे जाओ. पहले क्या होता था, मतलब यदि हम पहाड़ वाले एरिया में चले गए, वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है, या कोई वैसे एरिया में गए जहाँ पे कनेक्शंस नहीं है, वीक कनेक्शंस है, तो फिर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती थी. सो इसलिए कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स अब लॉन्च किए जा रहे हैं बाय डिफरेंट कंपनीज, नॉट ओनली द अमेजॉन, अदर कंपनीज आर ऑल्सो डूइंग दिस. इनफैक्ट द गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो डूइंग सो दैट कि एक नेट कॉन्स्टलेशन क्रिएट किया जाए थ्रू नेटवर्किंग ऑफ सैटेलाइट्स. एंड देन उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जब ढेर सारे सैटेलाइट्स इन अ कॉन्स्टलेशन नेटवर्क प्रेजेंट रहेंगे ना, देन दे कैन हेल्प इन मोर ईजी कम्युनिकेशन नेटवर्क, और डेटा जो है उसका हाई स्पीड कनेक्शन होगा एंड वो अवेलेबिलिटी होगी हर जगह, इवन इन द रिमोट एरिया. ठीक है, रिमोट एरिया में भी आप आराम से नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हो. सो इसलिए ये जो चीज़ है वो लाई जा रही है बाय दी डिफरेंट कंपनीज इंक्लूडिंग दी अमेजॉन. तो अमेजॉन का नाम है प्रोजेक्ट क्विपर, अमेजॉन के इस कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोजेक्ट का. ठीक है. Next question. As per US President Donald Trump, what percentage of duties does India impose on imports from his country? Donald Trump जो है अभी जब से आए तब से सिर्फ ढेर सारी ड्यूटीज़, टैरिफ्स सब लगा रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ पे, सो दैट कि वो अपनी जो कंट्री है उसकी इंडिजिनसली उस अपने कंट्री के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा फेवर करें एंड उसको डेवलप करें, उसकी मार्केटिंग हो, वो लोकल बेनिफिट्स करें, ना कि एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स को. और जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो जिस कंट्री में, सो दैट वहाँ उनकी प्रोडक्ट का भी जो ड्यूटी है उस पर वो कम लगे. सो इन चीज़ों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप इज़ इन द न्यूज़ फॉर जब से उन्होंने प्रेसिडेंट से जो ओथ लिया है उसके बाद से. सो अभी डोनाल्ड ट्रंप पे इंडिया जो है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है वो ड्यूटी चार्ज किया जाता था बाय द इंडियन गवर्नमेंट ऑन द US प्रोडक्ट्स, तो उसको कम किया गया है. एंड सो अभी कितना है द परसेंटेज ऑफ ड्यूटी जस्ट इंडिया इम्पोज ऑन द इम्पोर्ट्स फ्रॉम हिज कंट्री. सो उस पर कितनी लगाई गई है? 52%. तो ये ध्यान रखना है कि जो इंडिया इम्पोज किए ऑन द इम्पोर्ट्स फ्रॉम हिज कंट्री, मतलब वहाँ US के प्रोडक्ट जो भी इंडिया में आ रहे हैं उस पर कितना इंडिया ड्यूटी लगा रही है? 52% लगा रही है. ठीक है. So despite weeks of ongoing negotiations between the US trade representatives and Indian officials over bilateral trade agreement के दायरे में जो भी negotiations चल रहे हैं between the India and the US ट्रेड नेगोशिएशंस, ड्यूटीज़ नेगोशिएशंस, तो इंडिया जो है उन्होंने अभी इंडियन गवर्नमेंट 52% ड्यूटीज़ लगाई है ऑन दी US. ठीक है.
सो ये ध्यान रखना है। 27% मीन्स कि इससे भी ज़्यादा लगा इंडियन गवर्नमेंट चार्ज करती थी ऑन यूएस प्रोडक्ट। और ये क्यों चार्ज किया जाता है इतना हाई तारीफ? सो दैट कि जो अब यदि इंडिया में मान लो यूएस के का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो यदि बहुत ही सस्ता कर दिया गया, यदि उस पर ड्यूटीज़ नहीं लगाई गई, टैक्सेस नहीं लगाए गए, सो दे विल व्हाट दे कैन फ्लड इंडियन मार्केट। वो इंडियन मार्केट में उसके प्रोडक्ट्स बहुत बिकेंगे क्योंकि वो चीप होगा। सो पीपल विल प्रेफर मोर, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं ना। सो उस पर्सपेक्टिव में, और उससे क्या होगा, हमारे जो भी लोकल प्रोडक्ट्स हैं, जो लोकल कल्टीवेशन है, जो लोकल सिंथेसिस ऑफ द प्रोडक्ट्स और उसकी जो सेल है उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। और वो डायरेक्टली फिर किसको हार्म करेगा? फार्मर्स को हार्म करेगा, या आर्टिशंस को, वीवर्स को, जिस टाइप के भी प्रोडक्ट्स हैं उन कम्युनिटी के लोगों को हार्म करेगा जो उसको प्रोड्यूस करे। क्योंकि जब कंपटीशन हो जाता है दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बीच में, सो दैट पीपल हैव व्हाट वी कैन से एक्सेसिबिलिटी टू चूज़। यदि दो सेम सस्ता प्रोडक्ट बिक रहा है तो फिर ऑब्वियस है कि विल प्रीफर कि अच्छा यूएस का प्रोडक्ट है, देन पीपल विल प्रेफर मोर। ठीक है, सो दैट्स वाई इसीलिए ड्यूटीज़ हाई रखी जाती है। तो जब वो इम्पोर्ट, तभी तो एग्जॉटिक प्रोडक्ट्स जो भी अपने कंट्री में बिकते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, इसीलिए क्योंकि ड्यूटीज़ भी उस पर इम्पोज की जाती है बाय दैट रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट। सो ये मेन है तारीफ़ का जो भी मसला चल रहा है ना ड्यूटीज़ वाला, इसका ये एक जो क्या कह सकते हो आप बेसिस यही है कि क्यों लगाया जाता है ड्यूटीज़ या क्यों कम किया जाता है ड्यूटीज़, दोनों पर्सपेक्टिव में। ठीक है, इन विच ईयर वॉज द नेहरू लियाकत अली रिकॉर्ड विच साउथ टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी राइट्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान मेड। नेहरू लियाकत अली रिकॉर्ड जो है जिसमें इंडियन और पाकिस्तान के में माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है उस अकॉर्ड के अंदर, उसको कब बनाया गया था? सो द करेक्ट आंसर इज़ 1950। जब पार्टीशन हो गई एंड टू नेशन थ्योरी अप्लाई हो गया, देन जो भी नेशंस दैट फेवर्ड टू बी विद द पाकिस्तान एंड द नेशंस विच फेवर टू बी विद द इंडिया, सो क्या हुआ, दोनों जब सेपरेट हुए, सो बहुत सारे कम्युनिटीज़, जब बहुत सारे हिंदू कम्युनिटी जो लाहौर एरिया या पाकिस्तान डोमिनेटेड प्रोविंसेस में पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो प्रोविंसेस जो पाकिस्तान में जाके मिल गए, उसमें जो भी हिंदू वहाँ प्रेजेंट थे वो वहाँ के माइनॉरिटी हो गए, और जो मुस्लिम्स यहाँ थे यहाँ के, तो इस तरीके से माइनॉरिटीज़, क्योंकि उस टाइम बहुत दंगे भी हुए थे, सो माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये नेहरू एंड लियाकत अली रिकॉर्ड आया था। लियाकत अली जो कि पाकिस्तान के लीडर एंड नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जो इंडिया के थे। सो the accord was signed between them, और it was signed in 1950। 1947 में पार्टीशन हुआ है एंड देन 1950 में ये अकॉर्ड साइन हुआ, क्योंकि दोनों तरफ की जो माइनॉरिटीज़ थी ना वो बहुत ही अफेक्ट हो रही थी बाय दी कॉन्फ्लिक्ट्स, वायलेंस, एंड फिर उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी छिन गई थी, सो दे वर वेरी मच अफेक्टेड। ठीक है, सो इसीलिए ये अकॉर्ड लाया गया था। The accord which was made in 1950 against the backdrop was aimed not only to resolve the minority question but also to the prevention of possible war। तो ये सिर्फ माइनॉरिटी के प्रिवेंशन राइट्स के लेकर सिर्फ नहीं था, बल्कि फर्दर कोई भी वॉर इन दो कंट्रीज़ के बीच में ना हो ऑन द बेसिस ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स या जो भी कम्युनल टेंशंस जो अराइज हुए थे उस टाइम पे, उन चीज़ों को लेकर फर्दर पॉसिबल फ्यूचर में वॉर ना हो, इसलिए ये अकॉर्ड को भी साइन किया गया था। इन विच सिटी इज़ द 6th बिम्स्टेक समिट बिंग हेल्ड। 6th बिम्स्टेक समिट जो है वो अभी कहाँ हुआ है? सो द करेक्ट आंसर इज़ बैंकॉक में। ठीक है, रिसेंटली हुआ है जिसमें हमारे पीएम भी जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। सो इट वॉज हेल्ड इन बैंकॉक। ठीक है, मीटिंग ऑन द साइड लाइन्स ऑफ 6th बिम्स्टेक समिट इन बैंकॉक इज सिग्निफिकेंट एट इट फॉलोज मंथ ऑफ टेंशंस बिटवीन ढाका एंड दिल्ली। तो ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि ढाका, क्योंकि बांग्लादेश से बहुत टेंशन चल रहा है इंडिया का ऑन सेवरल इश्यूज़, जब से शेख हसीना गवर्नमेंट ओवरथ्रो हुई है तब से वहाँ माइनॉरिटीज़ की राइट्स को लेके, माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शंस को लेके चीज़ें बहुत टेंशनाइज्ड है। सो दैट्स वाई जो है बिम्स्टेक में ये साइड लाइन्स में इन दोनों के बीच भी मीटिंग हुई, क्योंकि माइनॉरिटी के राइट्स पे, दैट्स वाई इट वाज इन द न्यूज़। सो 6th बिम्स्टेक समिट कहाँ हुआ था? बैंकॉक में हुआ है अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केबल लैंडिंग सिस्टम एसोसिएटेड विथ इंडिया हैज़ मेटा इन्वेस्टेड। मेटा जो एक मेटा कंपनी जो है विच हैज़ इन्वेस्टेड इन विच केबल लैंडिंग सिस्टम एसोसिएटेड विथ इंडिया। इंडिया में केबल लैंडिंग सिस्टम में मेटा कंपनी ने इन्वेस्ट किया है, सो वो कौन सा सिस्टम है? सो द करेक्ट आंसर इज एयरटेल्स टू अफ्रीका पर्ल्स।
सो टू अफ्रीका पर्ल सिस्टम, इट्स अ केबल लैंडिंग सिस्टम है जिसमें मेटा ने भी इन्वेस्ट किया है इन इंडिया. सो इंडिया इज़ गेटिंग अ न्यू केबल लैंडिंग सिस्टम कमिंग ऑनलाइन ग्रेजुअली. ये धीरे धीरे इंडिया में आएगा केबल लैंडिंग सिस्टम, और इसका नाम क्या है, अफ्रीका पर्ल्स. नाम पूछे जाते हैं इन द कि रिसेंटली दिस टर्म वॉज इन द न्यूज, इट इज़ रिलेटेड विथ वॉट, ऐसे करके. देन वी डोंट हैव एनी क्लू. इतना कुछ आ रहा है ना, कभी कोई AI आ रहा है, कभी कुछ केबल लैंडिंग सिस्टम, और सबके अजीब अजीब से नाम से होता है. सो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है. दैट्स वाई प्लीज़ कीप इन माइंड, ये सारे नाम हमेशा याद रखते हैं कि सब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, केबल लैंडिंग सिस्टम से रिलेटेड है. विच हैज़ इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम फेसबुक पेरेंट मेटा ने इसमें इन्वेस्ट किया है. एडिंग 100 टेट्राबाइट्स पर सेकेंड ऑफ द कैपेसिटी टू इंडियन इंटरनेशनल बैंडविथ. सो ये रिलेटेड है विद द बैंडविथ, जो इंटरनेट बैंडविथ होता है ना, उससे रिलेटेड है ये इंटरनेशनल बैंडविथ से, जिसमें मेटा जो है उन्होंने 100 टेट्राबाइट्स पर सेकेंड की कैपेसिटी में कॉन्ट्रीब्यूट किया है. ठीक है, और ये याद रखना, टू अफ्रीका पर्ल्स ये सिस्टम है, और कौन सी कंपनी ला रही है, एयरटेल ला रही है. वेरी इंपॉर्टेंट. On which of the following nations has US President Donald Trump slapped 46% reciprocal tariffs? अब भाई कौन सा नेशन इस पर 46% रेसिप्रोकल टैरिफ्स जो है प्रेसिडेंट ने लगाया है, डोनाल्ड ट्रंप ने. सो द करेक्ट आंसर इज़ वियतनाम में. वियतनाम में ये रेसिप्रोकल तारीफ लगी है इतनी. सो वियतनाम फेसेस 46% तारीफ्स, चाइना 34%, इंडोनेशिया 32%, प्लेसिंग इंडिया इन रिलेटिवली बेटर पोजीशन दैन देयर की कॉम्पिटिटर्स. एक तो पता है क्या है इंडिया के पास, ठीक है, इंडिया पे भी उन्होंने लगाया है टैरिफ्स, बट इंडिया के पास एक फ़ायदा है. कल परसों के न्यूज़पेपर में आया हुआ था कि इंडिया विल नॉट बी मच अफेक्टेड बाय दिस टैरिफ्स, क्योंकि इंडिया जो एक्सपोर्ट करती है ना US में अपने प्रोडक्ट्स को, वो बहुत ही कम है उसकी परसेंटेज. अप्रॉक्सीमेटली ओनली 2% ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया इज एक्सपोर्टेड टू द US. अमंग जितना मान लो 10% यदि इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है ना, मान लो इंडिया 10% अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है, उसमें मात्र 2% है जो US को एक्सपोर्ट हो रहा है. सो दैट विल नॉट मेक मच डिफरेंस विद द कंट्रीज दैट आर एक्सपोर्टिंग मोर दैन 30, 40, 50, 60%. तो जो उनकी डिपेंडेंसी ज़्यादा है ऑन द US मार्केट, बट हमारी डिपेंडेंसी उतनी नहीं है, बिकॉज वी ऑल्सो एक्सपोर्ट टू यूरोपियन नेशंस. अफ्रीका में हम एक्सपोर्ट करते हैं, मिडिल ईस्ट में करते हैं. सो उतना कॉम्पिटिशन नहीं है और उतना इफेक्ट भी इंडिया का ट्रेड नहीं होगा. सो इट्स अ गुड न्यूज़. How many people voted in the favor of Waqf bill in the Raj Sabha? So finally the Waqf bill 2025 with amendments has passed और ये लॉ बन चुका है, बट इट हैज़ अंडरगॉन एन इंटेंस डिस्कशन. बहुत ही इंटेंस डिस्कशन हुआ अभी इन राज्यसभा, और काफ़ी लंबे, मतलब आप सोच लो इन द हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट में ये भी एक इस बिल के इनैक्टमेंट ने भी एक अलग ही हिस्ट्री क्रिएट की है बाई हैविंग द लॉन्गेस्ट आवर ऑफ डिस्कशन. बहुत लंबा डिबेट हुआ था. सो ये राज्यसभा में हुआ था. कितनी वोट मिली इसको? सो इसको वोट कितनी मिली है? 128 मेंबर्स वोटिंग इन दी फेवर एंड 95 अगेंस्ट. सो 120 मेंबर्स जो हैं वो इसके 128 मेंबर्स जो है वो इसके फेवर में वोट किए, ठीक है, एंड 95 जो है वो अगेंस्ट में वोट किए थे. इन दी अर्ली आवर्स ऑफ April 4 में मॉर्निंग में इट क्लियर दी अमेंडमेंट बिल. सोचो 4 बजे सुबह, 4 अप्रैल के सुबह तक ये डिस्कशन चला है आफ्टर नियरली 14 आवर्स ऑफ डिबेट, ठीक है, विथ 128 मेंबर्स वोटिंग इन फेवर एंड 95 अगेंस्ट. और गवर्नमेंट मेंटेन्ड दैट द लॉ वाज नॉट अगेंस्ट द मुस्लिम्स एंड इट इज ओनली एम टू ब्रिंग द ट्रांसपेरेंसी. क्योंकि इस वक्फ बिल को भी बहुत अलग तरीके से दूसरी कम्युनिटी ले रही है कि मुस्लिम के अगेंस्ट है या जो भी. इट्स नॉट अगेंस्ट द मुस्लिम. ये इसमें बस ट्रांसपेरेंसी लाने की बात की गई, क्योंकि ये वक्फ एक प्रॉपर्टी है, तो उसके रेगुलेशंस को लेके ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. कि जो पहले के जो एक्ट्स, जो प्रोविजंस थे, वो बहुत ही ओपेक टाइप के थे, जिसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी. मिसमैनेजमेंट ऑफ द फंड्स था, मिसमैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी थी. सो दैट्स वाई द गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड एंड इट हैड initiated also this step of amending this वक्फ बिल एक्ट, ठीक है. और इससे में मुस्लिम के रिलीजन प्रैक्टिसेस पे कोई इसका इंटरफेरेंस नहीं है. Which ministry organized a meeting with Kuki-Zo Meeti Civil Society Group for a talk on Manipur violence? कौन सी मिनिस्ट्री जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया मीटिंग विथ Kuki-Zo एंड मीटी ग्रुप के लोगों के साथ ऑन दी मणिपुर वायलेंस? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑब्वियसली MHA जो है वही करेगा.
बिकॉज MHA जो है वो जो भी डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको मैनेज करने के लिए MHA हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल. सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया था इस मीटिंग को. अब है विच कंट्री इज़ PM मोदी करेंटली इन फॉर बायलेटरल टॉक्स विद द कंट्रीज प्रेसिडेंट. कौन सी कंट्री है जहाँ पे जो PM मोदी हैं वो वहाँ विजिट कर रहे हैं विथ फॉर द बायलेटरल टॉक्स. सो थाईलैंड, श्रीलंका. प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने अराइव किया है इन दी कोलम्बो. सो जो श्रीलंका है, श्रीलंका में मेनली मोदी हैज़ विजिटेड और वो चाहते हैं कि बायलेटरल डिस्कशन पे फोकस हो रहा है दोनों कंट्री के बीच में, क्योंकि श्रीलंका हमारी नेबरिंग कंट्री है. एंड जो है यहाँ पे बिम्स्टेक जो सबमिट हुआ है हो इन दी थाईलैंड, उसको अटेंड करने के बाद ही हैज़ गॉन टू श्रीलंका टू फाइनलाइज मेनी अग्रीमेंट्स रिलेटेड विद दी बायलेटरल डिस्कशंस. ओके, जिसमें ट्रेड हो गया, कल्चरल जो हमारी जो कल्चरल टाइज़ है विथ रिस्पेक्ट टू दी तमिल, विथ रिस्पेक्ट टू बुद्धिज़्म, उन चीज़ों को भी प्रमोट किया जाता है. एंड अभी रिसेंटली पंबन ब्रिज भी कंस्ट्रक्ट किया गया है ऑन दी पाक स्ट्रेट. एंड देन और भी हमारी श्रीलंका से जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, पीपल से रिलेटेड, इनफैक्ट फ़िशिंग बहुत एक बड़ा मेजर इशू है विद इन द श्रीलंकन वाटर्स. हमारे फिशरमैन जो बॉटम ट्रॉलिंग है उस सब से रिलेटेड बहुत इश्यूज़ और कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, जिसके कारण हमारे फिशरमैन को जो है वो ड्यू टू क्रॉसिंग ऑफ द टेरिटोरियल सी वो गलती से उनकी तरफ गए एंड देन वो पकड़े जाते हैं. सो इसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा मुद्दा चल रहा था इन द न्यूज़. सो इस पे भी PM मोदी ने बात किया है. कल परसों के पेपर में ये भी आया है कि श्रीलंका में इन चीज़ों पे भी बात की गई है कि बॉटम ट्रॉलिंग जो है, जो बॉटम से जो फ़िश कलेक्शन है ना, उसको बंद किया जाए. एंड देन कुछ फिशिंग जो फिशरमैन है उनको भी रिलीज़ किया गया है बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ इंडिया. सो ये सब चीज़ें हुई हैं दोनों देशों के बीच में. द राज्यसभा क्लॉक लॉन्गेस्ट एवर सेशन विदाउट अ ब्रेक इन April 4. कितने आवर्स तक का ये सेशन था अभी रिसेंटली, क्योंकि ये वक्फ बिल से एसोसिएटेड है. सो इट लास्टेड फॉर हाउ मच? 17 आवर्स. 17 आवर्स तक ये लास्ट किया था विदाउट अ ब्रेक. सो ये कहाँ हुआ था? राज्यसभा में, और वक्फ बिल से रिलेटेड ये लॉन्गेस्ट एवर सेशन April 4 पे. ठीक है, इस वक्फ बिल के साथ साथ यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल जो मणिपुर में ऑलरेडी ऑन गोइंग है, प्रेसिडेंट रूल, उसको भी इंडोर्स किया गया कि वो कंटिन्यू रखा जाए, क्योंकि वहाँ अभी भी कॉन्फ्लिक्ट जैसे सिचुएशंस प्रिवेलेंट ही हैं. अभी भी जो है गवर्नमेंट और डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में बात करके चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रही है. विच कंट्री डिड ट्रम्प कॉल फॉर अ डायरेक्ट टॉक ऑन अ न्यूक्लियर डील विद? अभी न्यूक्लियर डील भी बहुत न्यूज़ में है. एंड US ट्रम्प जो है वो किसके साथ चाहते हैं ये डील डायरेक्ट टॉक करना, किसके साथ ये जो है बहुत चर्चा में है? सो द करेक्ट आंसर इज़ ईरान. ईरान न्यूक्लियर डील जो है बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है. US चाहते हैं कि डायरेक्ट बात हो ईरान से फेस टू फेस, अदरवाइज़ ईरान विल हैव टू फेस रिपरकशंस, क्योंकि ईरान में न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ देखी जा रही है कि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड देन न्यूक्लियर सप्लाईज पाइल अप कर रहे हैं. एंड US इज़ थिंकिंग कि इट विल बी थ्रेटनिंग, क्योंकि ये थ्रेटनिंग हो सकता है फॉर द वर्ल्ड, क्योंकि ईरान बैक्ड मिलिशिया जो हाउती में है, या फिर आप हाउती रिबल्स हो गए, हिज़बुल्लाह है, देन आपका हमास हो, सब इराक बैक्ड ही रिबल्स हैं. सो ईरान बैक्ड रिबल्स हैं ये. सो दैट्स वाई US नहीं चाहता कि ईरान जो है वो अपने न्यूक्लियर पावर में इतना वो हो जाए, एफिशिएंट हो जाए, कि एक होता है ना, फिर किसी भी कंट्री के पास यदि न्यूक्लियर पावर वेपन्स हो जाएंगे या न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, देन दैट कंट्री इज़ डेंजरस, कि वो कभी भी सूट कर सकता है या कुछ भी यूज़ कर सकता है न्यूक्लियर पावर को, विच इज़ बैंड. सो दैट्स वाई जो US है वो डायरेक्ट टॉक करना चाहता है विथ रिस्पेक्ट टू दी ईरान. एंड ईरान के पास ऑलरेडी ईरान पे सैंक्शंस भी लगे हुए थे विथ रिस्पेक्ट टू दी न्यूक्लियर डील, कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को मिलिट्री पर्पज़ से यूज़ नहीं करेगा, जस्ट फॉर दी एनर्जी पर्पज़, सिविलियन पर्पज़ से. सो उन चीज़ों को लेकर सॉर्ट आउट करने की और रेगुलेशन की बातों को लेकर इन दोनों के बीच में अभी तक बात नहीं हो पाई है, बट डिस्कशंस आर ऑन गोइंग. ठीक है, सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. आज के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एंड दे आर देन सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 5 and 6
5 and 6 अप्रैल 2025. आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा. कीप रिवाइजिंग एंड कंटिन्यू करना रिवाइजिंग एंड कीप स्टडिंग. ओके, सो हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट में विथ न्यू डे क्विज क्वेश्चंस. ठीक है, फिर बाय बाय, गुड नाइट.